चलिए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर होने वाला लेक्चर नंबर 2 फिजिक्स का। चैप्टर का नाम है वर्क पावर एनर्जी। अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं उसका डिस्कशन करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डीएक्स आपका ये वर्क होता है और ये आपके चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर आता है। अपन इसी को ही वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हैं। अपन ने एक और चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ा था कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी टी इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम और इसी को बोलते हैं इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। कल सब कुछ जाना था। और हमने क्या पढ़ा था, अगर डिस्प्लेसमेंट आगे है, नेट फोर्स आगे है, दैट मींस वर्क डन इज पॉजिटिव। अगर फोर्स आगे है, डिस्प्लेसमेंट पीछे है, दैट मींस वर्क डन इज नेगेटिव। हमने एक और चीज जानी थी, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कभी भी परपेंडिकुलर हो जाए तो वर्क डन हमारा जीरो होता है। और हमने एक और चीज जानी थी, अगर आपका फोर्स कांस्टेंट है तो एफ वेक्टर एस बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा और ये नेट वर्क डन के बराबर आता है। अगर आपका वर्क डन कांस्टेंट नहीं है सो वी कैन यूजिंग दिस इंटीग्रेशन फॉर्मूला। अगर एक्स डायरेक्शन में तो dx, एक्स और वाई दोनों में है तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट dy। और अगर 3D डायरेक्शन में है, मतलब x में भी है, y में भी है, z में भी है, तो हम क्या करेंगे, एफ डॉट dx का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में एंड z के रिस्पेक्ट में, तब ये आपका नेट वर्क डन के बराबर आ जाएगा। दैट्स द फाइनल आंसर। तो ये हमने लेक्चर 1 में पूरा एक तरीके से पढ़ा था, उसका शॉर्टेस्ट रिकैप को ले लिया है। अब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। और एक और चीज देखी थी हमने, ग्राफ देखा था एफ एक्स के बीच। मान लीजिए ग्राफ बन रहा है और डिस्प्लेसमेंट आगे है तो ऊपर वाला वर्क डन आप पॉजिटिव लेंगे और नीचे वाला वर्क डन नेगेटिव लेंगे। लेकिन अगर एक्स का डायरेक्शन पीछे है तब आप ऊपर वाला वर्क डन नेगेटिव लेंगे और नीचे वाला वर्क डन आप पॉजिटिव लेंगे। दैट्स स्टोरिंग डन। तो ये हमने L1 में जाना था। अब अपने L2 की कहानी को आगे बढ़ाते हैं और स्टार्टिंग करते हैं अपने प्रीवियस होमवर्क क्वेश्चन से। हमने एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था, उसका एक बार डिस्कशन करते हैं और फिर आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और अपन ने जो वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा था वो केवल और केवल इनर्शियल फ्रेम के लिए वैलिड है। हाँ, इनर्शियल फ्रेम का मतलब क्या हुआ, ग्राउंड फ्रेम। और किसी फ्रेम में आप बैठ के वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं लगा सकते, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन है, at t बराबर 0 constant force F बराबर 100 Newton is acting on a block of mass 10 kg is as shown. Block was at rest initially. A horizontal surface is rough with mu बराबर 0.5. Find work done by each force in first 3 seconds. पहले 3 सेकंड में ये सब कितना फोर्स लगाएंगे हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है। और ये एक होमवर्क भी दिया था और ऐसा क्वेश्चन हमने डिस्कस भी किया था क्लास में। चलिए करते हैं। तो ये हमारा ब्लॉक है जिसका मास है 10 kg और इस पे फोर्स लग रहा है इधर और ये 53 डिग्री पे जो है फोर्स लग रहा है। इस फोर्स की वैल्यू आपको दी है 100 न्यूटन। सरफेस के भी जो भी म्यू है, फ्रिक्शन कांस्टेंट जो भी होता है, स्टैटिक हो या फिर काइनेटिक हो, वो 0.5 दिया है। म्यू दिया मतलब म्यू के भी है और म्यू एस भी है। और क्या दिया है, पहले 3 सेकंड में आपको सारे फोर्स निकालने। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका एफबीडी बनाएंगे। कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, ऊपर लग रहा है नॉर्मल, नीचे लग रहा है एमजी, सामने लग रहा है एफ, पीछे लग रहा है फ्रिक्शन। चूंकि ये रेस्ट में है इनिशियली, इसका मतलब पीछे जो लग रहा है वो अपना स्टैटिक फ्रिक्शन है। और स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एस इनटू नॉर्मल।
अब इसके कंपोनेंट करेंगे, एक जाएगा इधर, एक आएगा इधर। एफ साइन 53 का वैल्यू कितना आएगा 100, एंड मुझे नहीं पता कि 53 का, देखो साइन 53 का वैल्यू कितना होता है 4/5 और इसका वैल्यू कितना होता है 3/5। मैंने कैसे याद कर रखा है, cos 53 3 और 5 आ रहा है, इसका मतलब 3/5। बाकी ये डायग्राम तो याद है ही, तो डायग्राम से भी लिख सकते हैं। यहाँ जाएगा 60 और यहाँ जाएगा 80, तो ऊपर लग रहा है n + 80 और नीचे लग रहा है mg, और mg का वैल्यू है 100। तो यहाँ पे नॉर्मल क्या आ गया अपना, नॉर्मल प्लस 80 = 100, इसका मतलब नॉर्मल आ गया आपका 20 न्यूटन। तो फ्रिक्शन कितना आएगा, म्यू इंटू नॉर्मल मतलब 10 न्यूटन। तो अपने को क्या निकालना है, सबका फोर्स निकालना है, तो सबका ईच फोर्स कैलकुलेट करना है। इसका मतलब हमें डिस्प्लेसमेंट की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि कांस्टेंट एक्सीलरेशन से लग रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम गति की इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। इसका मतलब एस निकालने के लिए हम यूज करेंगे किसका, एस बराबर ut + ½ at² का। लेकिन सर हमें ए नहीं पता, तो ए कहां से निकालेंगे, तो सिंपल है, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इधर वाले फोर्स माइनस ये वाले फोर्स डिवाइड में इसका मास, मतलब F बराबर ma लगाना है, पढ़ रखा है। तो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 60 न्यूटन, बड़ा ये वाला है, एक्सीलरेशन इधर आएगा, और इधर लग रहा है 10 न्यूटन, एंड डिवाइड में आपका इसका मास, तो एक्सीलरेशन का वैल्यू आ गया 5 मीटर/सेकंड²। इसका मतलब s का वैल्यू आ जाएगा इनिशियली 0, टाइम इज 3 सेकेंड, तो 45/2 आपका नेट डिस्प्लेसमेंट आ गया। क्योंकि आपको डिस्प्लेसमेंट पता लग गया है, तब आप क्या करेंगे, फोर्स का मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट से कर देंगे, आपको क्या मिल जाएगा, क्या मिलेगा, वर्क डन मिल जाएगा। तो अगर मुझे इस फोर्स का वर्क डन पूछा है कौन सी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, तो वर्क डन इन एक्स डायरेक्शन क्या आएगा अपना, एफ का 60 मल्टीप्लाई में डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट इधर है, दोनों एक ही डायरेक्शन में, मतलब पॉजिटिव। तो यहां आ गया अपना 1350 जूल का फोर्स लगेगा प्लस में। पीछे फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन लगाएगा 10 न्यूटन मल्टीप्लाई में नेट डिस्प्लेसमेंट, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस में, तो यहां आएगा -225 जूल। ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर है, तो ये कितना वर्क डन देंगे, 0 देंगे। ये भी परपेंडिकुलर है नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट के, तो ये भी कितना वर्क डन देंगे, 0 देंगे। ये फोर्स का वाई वाला कंपोनेंट भी क्या है, परपेंडिकुलर, तो कितना वर्क डन देगा, 0। तो इसका मतलब वर्क डन इन वाई फॉर एफ इज इक्वल टू 0, वर्क डन नॉर्मल 0, वर्क डन mg 0। तो हमने सारे वर्क डन यहां से कैलकुलेट कर लिए। अगर क्वेश्चन में बोलता नेट वर्क डन निकालो, तो हम क्या करते हैं, सबको प्लस कर देंगे। तो यहां आएगा प्लस का 1350 माइनस का 225 एंड 0 0 0, कोई मतलब नहीं है। तो यहां क्या बचेगा अपना 1225 जूल अपना यहाँ पे नेट वर्क डन आ जाएगा। तो ये हमारे यहां से क्या हो गया, क्वेश्चन बन गया। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोलता कि भैया खाली नेट वर्क डन बताइए, ये सब बताने की जरूरत नहीं, आपको एक्स में कितना फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन कितना फोर्स लगाएगा, नॉर्मल कितना फोर्स लगाएगा, अगर क्वेश्चन में ये ना पूछ के डायरेक्ट पूछता कि नेट वर्क डन बताइए, नेट वर्क डन बताइए, तब हम क्या करते, हम ये लगा सकते थे, कौन सा थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या लगाते भैया, वर्क एनर्जी थ्योरम। और वर्क एनर्जी थ्योरम कहां से लगानी है, इनर्शियल फ्रेम से, ग्राउंड से बात करनी है। सारी बातें ग्राउंड से ही करी है मैंने। इसका मतलब वर्क डन नेट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहां लिख देते हैं, छोड़ो। तो इसका मतलब
वर्क डन नेट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो हाफ m v फाइनल का स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर। इनिशियल तो 0 है, लेकिन सर आपको फाइनल वेलोसिटी नहीं पता, आपको वो निकालना पड़ेगा। लेकिन सर हम जानते हैं v बराबर क्या होता है, एंड ये 0 है, टाइम 3 है, और एक्सीलरेशन आपने निकाला है, कितना आ गया एक्सीलरेशन 5, इसका मतलब वेलोसिटी कितनी आ गई 15, इसका मतलब 15 का स्क्वायर 225 हाफ, एंड मास इज 10 kg, 5 मल्टीप्लाई, ये क्या बदतमीजी है, 5 12 15 से 11 1125 आ रहा था हमारा, 1225, 5 बजे 25, 5 दूनी 10, 10 दो 12, 5 दूनी 10 से 11, यहाँ 1125 आ रहा है, यहाँ 12, हाँ। तो इस तरीके से हमारे दोनों आंसर यहाँ पे क्या हो गए, मैच हो। तो अगर वो खाली नेटवर्क डन पूछता तो मैं ऐसे निकाल, और ईच फोर्स कैलकुलेट करने को बोलता तो हम बारी बारी से इनको निकाल। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिया जो कि होमवर्क में दिया था। आइए चलते हैं और अपने आज के टॉपिक का शुभारंभ करते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और इसी वर्क एनर्जी थ्योरम में थोड़ा और कुछ चीजें जानेंगे कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, और वगैरह वगैरह चीज जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और कोई होमवर्क है क्या जी? एक और होमवर्क क्वेश्चन दिया था, एक वो भी डिस्कस करते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास 0.8 kg स्टार्ट मूविंग ऑन एक्स एक्सिस। एक पार्टिकल है जो कि एक्स एक्सिस में मूव हो रहा है और उसका मास है 0.8 kg। एक फोर्स F लग रहा है जो कि वेरी कर रहा है x के साथ। आपको स्पीड बतानी है पार्टिकल की एट x बराबर 21। देखो हमें इसका ग्राफ दिया है बेसिकली, और ये हमें ग्राफ दिया है। ये ग्राफ है और क्वेश्चन कह रहा है आपको x बराबर 21 पर यहां पर वेलोसिटी बताइए। क्या करेंगे सर, हम चेंज इन वर्क एनर्जी थ्योरम जानते हैं, मतलब नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और इनिशियली x बराबर 0 पर रेस्ट में है, इसका मतलब इसके बराबर हो जाएगा। सर हमें वर्क डन नेट कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन सर और कोई चीज हमें दी नहीं। लेकिन आपने एक चीज पढ़ाई थी हमें कि कभी भी ग्राफ देता है और एफ एक्स के बीच में ग्राफ दिया है तो ये जो पूरा एरिया होगा ये हमें नेट वर्क डन देगा। इसका मतलब सर आप इनका एरिया निकाल लीजिए, आपको नेट वर्क डन मिल जाएगा। तो कैसे निकालेंगे एरिया, तो एरिया निकालेंगे, ये आपको ट्रापीजियम दिख रहा है, ट्रापीजियम का एरिया क्या आता है, ये वाली लेंथ 9 है और ये वाली लेंथ 17 है। ट्रापीजियम का एरिया होता है हाफ सम ऑफ लेंथ 17 9 26 एंड मल्टीप्लाई में हाइट, हाइट इज 30। तो यहां से नेटवर्क डन आ गया, ऊपर वाला का एरिया आ गया 1590 390 प्लस का, नीचे वाला लेंगे, ये त्रिभुज बन रहा है और त्रिभुज का एरिया होता है हाफ मल्टीप्लाई में बेस मल्टीप्लाई में हाइट। हाइट कितनी है 15, यहां से यहां तक 15, और ये कितना है पूरा 21 है, ये 17 है, तो ये कितना हुआ 4, 17 में 21 में 17 गया तो 4, तो कितना आ जाएगा, चूंकि डिस्प्लेसमेंट आगे है तो नीचे वाला एरिया नेगेटिव लेंगे, यहां आ जाएगा -3। तो नेट वर्क डन आ गया प्लस का 360 जूल। इसका मतलब यहां लिखेंगे नेट वर्क डन बराबर 360 बराबर हाफ मल्टीप्लाई में मास कितना है एंड v का स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी, 2 चौका 8 4 9 36 900 इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर। इसका स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट आ जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी यहां से आ गई अपनी 30 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर हमने चीजों को समझा और काफी इजी क्वेश्चन था, कुछ भी बकवास इसमें है नहीं।
देखिए कुछ है ही नहीं, अपन एक टॉपिक पढ़ते हैं और क्वेश्चन क्या है, नॉर्मल बेसिक से हो जाते हैं। तो मतलब हमने पहले लेक्चर में जो थ्योरी पढ़ाई थी उसी से ही सारे क्वेश्चन हो रहे हैं और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं डिस्कस। अब एक क्वेश्चन है, एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल है जिसका मास है 0.8 किलो। इस बार आप मूव कर रहा है 0.10 से 21 जीरो तक। आपको वर्क डन बताना है, वर्क डन बाय फोर्स ऑन द पार्टिकल। ओके, बनाते हैं। चलिए अपना अगला क्वेश्चन करते हैं जो कि गजब क्वेश्चन। चलिए तो ये क्वेश्चन काफी इजी है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि क्वेश्चन कैसे किया है तो गलती सिर्फ और सिर्फ आपकी है। क्यों? क्योंकि आपने पुराने लेक्चर को नहीं समझा। अगर आप पुराने लेक्चर को समझे होते अभी आपको इनमें डाउट नहीं होता। गलती एंड फॉल्ट इज ओनली एंड ओनली यू। फिर भी अगर दिक्कत है तो रिवर्स करिए, पॉज करिए और इसको समझने का ट्राई करिए। भाई है मेरा। तो ये क्वेश्चन है, ये एक्स डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा है। देखिए हमने कल वादा भी किया था कि आज आपका टेस्ट है, बुधवार है शायद, आज संडे वाला टेस्ट बुधवार को पोस्टपोन किया था। तो लगभग इस क्लास के बाद आपका टेस्ट भी होगा, तो चेक करेंगे कि कितने नंबर आते हैं। तो हमने टेस्ट बताया था कि सॉल्यूशन चैप्टर का टेस्ट होगा, एनएलएम का टेस्ट और थर्मो का टेस्ट। तो उन सबका यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। अरे यार तो अभी उनका टेस्ट भी होगा, तो रेडी रहना इसके बाद। चलिए तो देखिए एक्स में आपको फोर्स दिया है। देखिए पुराना ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें जो जोड़ा है। ये एक्स में है, देखो इस बार वाई में भी फोर्स दे दिया आपको। और क्वेश्चन क्या है, नेट वर्क डन बताइए। मैंने क्या पढ़ा था, अरे एक्स में आता है तो एक्स में लिख दो, वाई में आता है वाई में लिख दो। अगर दोनों में आता है तो दोनों का निकाल के जोड़ दो, बस। और क्या, अगर जेड भी आ जाता तो क्या करते हैं, तीनों का निकाल के जोड़ देते। इसका मतलब हमें इसका एरिया निकालेंगे तो हमें इस वाले एक्स में वर्क डन मिल जाएगा। फिर हम वाई का एरिया निकालेंगे, वाई में वर्क डन मिल जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, नेट वर्क डन निकल जाएगा। इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं इसमें। चलिए करते हैं क्वेश्चन। करते हैं क्वेश्चन। ये इसका वर्क डन जरूर रहता पुराने क्वेश्चन में, तो 360 आया था। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ट्रायंगल बन रहा है तो हाफ बेस हाइट कितना आ गया, 200। ऊपर है तो प्लस में, दोनों को जोड़ दीजिए। तो यहां से आंसर आ जाएगा प्लस में 560 जूल। बस देखा, कंसेप्ट इज वेरी इजी, कुछ करना ही नहीं है इसमें आपको। एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत करवाते हैं पेपर में, थ्योरी तो नहीं आएगा फिर। चलिए अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन कह रहा है मैनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, यही पार्टिकल से बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं। 1 2 3 और 3 0 5 फाइंड वर्क डन बाय फोर्स एफ वेक्टर। देखिए फोर्स दिया है आपको, आई भी है, जे भी है, के भी है। मतलब सर जो फोर्स लग रहा है वो 3D में लग रहा है, मतलब एक्स में भी लग रहा है, वाई में भी लग रहा है, जेड में भी लग रहा है। मतलब जो फोर्स लग रहा है वो 3D डायरेक्शन में लग रहा है। इसका मतलब आपको एक्स, वाई और जेड तीनों में कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपको क्या दिया है, एक्स फाइनल और एक्स इनिशियल, सॉरी ये एक्स नहीं है, ये आपका बी पॉइंट है, फाइनल इनिशियल पॉइंट आपका ये है, और इनिशियल पॉइंट सॉरी और फाइनल पॉइंट आपका ये है। चल रहा है, चलिए देखिए सर ये आपने क्या दिया है, पोजीशन दी है, फोर्स दिया है, क्या करें, वर्क निकालना है। सिंपल है, क्या लगाएंगे, एफ डॉट एस फोर्स मल्टीप्लाई में डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन। ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। एक्स को एक्स में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 और आई कैप माइनस 2 जे कैप 2 के कैप। तो ये आ गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा फोर्स है। और ये क्या लगा है, डॉट प्रोडक्ट। हमेशा याद रखेंगे डॉट आई जे कैप और आई जे कैप, जब भी इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं, दो वेक्टर क्वांटिटी का जब डॉट करते हैं तो सेम वाला सेम से गुणा करने पर 1 आता है। आई कैप का आई कैप के साथ डॉट करेंगे तो 1 आएगा, जे कैप का जे कैप के साथ डॉट करेंगे तो, एंड के कैप का के कैप के साथ 1 डॉट करेंगे तो आंसर आएगा 1। लेकिन अगर यहां क्रॉस हो, आई का क्रॉस के साथ, या जे का क्रॉस के साथ, या के का क्रॉस आई के साथ, या के का क्रॉस जे के साथ, तब क्या आएगा, तब हमारा 1 नहीं आएगा। क्या आएगा, जब हम ये ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तब हम इसको डिस्कस कर देंगे। ये वेक्टर चैप्टर में पढ़ा जाता है वैसे बेसिक मैथ में, तो हम बीच में ही इसको पढ़ते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको याद रखना है ये डॉट प्रोडक्ट होते हैं हमारे। डॉट का मतलब दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट करना, और कभी भी डॉट हटता है तो क्या आता है, कॉस थीटा आता है। कभी भी डॉट हटाते तो आता है कॉस थीटा, और कभी भी क्रॉस हटाते हैं तो आता है साइन थीटा। और आई आई का करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन अगर आई कैप का जे कैप के साथ डॉट करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब सेम का सेम के साथ डॉट करने पर ही 1 आता है, और किसी के साथ डॉट करेंगे तो 0 आता है। इसका मतलब इसका इसी के साथ गुणा करेंगे सिर्फ, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो आएगा tan आई कैप मतलब 1, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, तो यहां आ जाएगा अपना 12 8 20 20 में से 10 गया तो 10, यहां पर अपना आंसर आ जाएगा माइनस का 10 जूल। तो कितना वर्क डन हो जाएगा, माइनस का 10 जूल। सिंपल, तो ऐसे करना होगा, कुछ है इसमें खास, कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन करते हैं, माइक माउस। एक और क्वेश्चन है, अब कुछ अलग रोचक चीज है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक फोर्स है 6x आई कैप न्यूटन। सर यहाँ x आ गया, इसका मतलब आपका फोर्स कांस्टेंट नहीं है, फोर्स वेरिएबल है। कभी भी फोर्स वेरिएबल आता है, आपने बोला है हम इंटीग्रेशन का सहारा लेते हैं, इसका मतलब यहां पर हमें इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। फिर से अगर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं आता, जाइए इंटीग्रेशन डिफरेंस सीखिए।
अन्ना समझ नहीं आएगा। चलिए, हमें और क्या क्या दिया है, इनिशियल पॉइंट दिया है और फाइनल पॉइंट दिया है। देखिए, अगर आपको फोर्स कांस्टेंट नहीं है और आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है तो नेट वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x डॉट dx प्लस, ये मैंने किसके लिए लिखा है, 3D के लिए लिखा है, लेकिन सिर्फ किस में दिया है मुझे फोर्स, x डायरेक्शन में। इसका मतलब दोनों टर्म क्या हो जाएंगी, 0। इसका मतलब नेट वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f इन x डायरेक्शन डॉट dx। फोर्स कितना दिया है x डायरेक्शन में, 6xi कैप। अब यह चलानी है लिमिट, याद रखेंगे अगर x में लिखा है, डिफरेंशिएशन x में हो रहा है तो लिमिट भी x की ही चढ़ेगी। अगर यह dy लिखा है तो लिमिट भी y की चढ़ेगी। अगर यहाँ dz लिखा है तो लिमिट भी z की चढ़ेगी। क्योंकि यहाँ x लिखा है तो लिमिट भी हमारी x की ही चढ़ेगी। तो x की इनिशियल लिमिट कितनी है, 1, और x की फाइनल लिमिट कितनी है, बाकी किसी का यहाँ पे यूज नहीं है। तो 6x का इंटीग्रेशन होगा x²/2 और लिमिट चढ़ जाएगी 1 से 3। 3 का स्क्वायर 9 -1, तो यहां से प्लस का 24 जूल अपना आंसर आ गया। डन। तो इजी क्वेश्चन था, खाली इंटीग्रेशन इन्वॉल्व हो गया और कुछ इसमें नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे डिस्कस। देखिए, अब आपको सेम पॉइंट है, एक और एक्स्ट्रा चीज बढ़ा दी है। अब आपको जो फोर्स दिया है वो दिया है 6xi कैप, 3y² कैप एंड 6k कैप। फोर्स आपको x में भी दिए हैं, y में भी दिए हैं और z में भी दिए हैं। इसका मतलब अब आपको इन तीनों का जरूरत यहां पे पड़ेगा, मतलब x में भी फोर्स, y में भी फोर्स और z में भी फोर्स। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, अरे मेरे पास कपड़ा है तो हम यहां लिखेंगे नेट वर्क डन इज इक्वल टू x डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, ये वाला, तो ये यहां आएगा। y डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, आप डायरेक्शन को एक बार को छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। और जेड में जेड वाला माइनस का है तो माइनस। अब एक्स है तो एक्स वाली लिमिट चढ़ेगी 1 से 3, वाई वाला है तो वाई वाली लिमिट चढ़ेगी, और जेड वाला है तो अब बस इंटीग्रेशन करना 6x² एंड लिमिट y² का एक जोड़ना है और जितनी पावर आएगी उसे भाग कर देना, तो y³ 3। 6 कुछ भी नहीं है तो z आ जाएगा। तीन यहां आएगा, एक बार 3 का स्क्वायर 9 और एक आएगा 1, दोनों का माइनस करेंगे 8। 3 से 3 कटा, 4 का क्यूब 64, नीचे माइनस 2 का क्यूब। एक बार 0 रखेंगे जेड की जगह और एक बार 2 रखेंगे बीच में माइनस, तो यहां आएगा माइनस का 2, -2 मल्टीप्लाई 6 तो प्लस का 12। 64 में से 8 गया तो 56, 24, 6 4 10, 5 2 7 और 1 8, तो नेट वर्क में आ गया 92 जूल। कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन था। समझने वाला फंडा क्या है, अगर तीनों में है तो तीनों का लिख देंगे, एक में है तो एक का लिख देंगे, और जिसमें है उसी का ही लिमिट चढ़ता है। तो ये क्वेश्चन भी यहां से डिस्कशन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कर लिया हमने, ये वाला क्वेश्चन नंबर 8। अभी तक हम आज की क्लास में 7 क्वेश्चन कर चुके हैं और अब ये 8वां क्वेश्चन है।
ये क्वेश्चन कह रहा है मैनी फोर्स आर एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल। अब आपको दिया है F का वैल्यू 60/r², आर कैप न्यूटन ये दिया है, और इनिशियल दिया है, और फाइनल पॉइंट दिया है ये। आपसे पूछा वर्क डन बताइए। अब क्या करेंगे, क्योंकि सर यहां पर आपने आर कैप दिया है, इसका मतलब अब हमें यूज करना पड़ेगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर। फोर्स अभी भी कांस्टेंट नहीं है, r² आ गया, क्योंकि यहां r दिया है, इसका मतलब आपको यहां पे क्या लेना पड़ेगा, डी आर वेक्टर लेना पड़ेगा। तो एफ का वैल्यू हो जाएगा 60/r² और इंटीग्रेशन ऑफ डॉट डी आर। लेकिन सर लिमिट किसी लगाएंगे, आर की। आर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होता है, आर अपना डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इसका मतलब यहां लिमिट भी किसकी चढ़ेगी, डिस्प्लेसमेंट की चढ़ेगी। लेकिन सर डिस्प्लेसमेंट की लिमिट चढ़ेगी, कुछ समझ नहीं आया। तो डिस्प्लेसमेंट की क्या चढ़ेगी, यहां पे लिमिट चढ़ेगी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, वो भी अपना डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अपनी फाइनल पोजीशन क्या थी, ये थी। इनिशियल पोजीशन क्या थी, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, आई कैप, जे कैप और के कैप। ये वेक्टर फॉर्म हो गया, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। अब ये क्या बन गया, हमारा डिस्प्लेसमेंट बन गया। लेकिन यहाँ पे क्या जाएगा, मैग्नीट्यूड, परिमाण। तो वेक्टर का परिमाण कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ले लीजिए, यहाँ पे जो वैल्यू रखी है उसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, सबको जोड़ दीजिए। 4 4 8 और 1 9, अंडर रूट 9 क्या होता है, 3। इसका मतलब इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है 3, और फाइनल कितना निकलेगा, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, और जोड़ दीजिए, अंडर रूट ले लीजिए, कितना आ गया 5। तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट है। अब आपको मिल गया, कर लीजिए 5 3 इंटीग्रेशन ऑफ 60/r² डॉट डी आर। जो कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाएगा, सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करेंगे r² का। अब हम तो ऊपर वाले का जानते हैं, इसका मतलब इसको ऊपर लेके आएंगे, नीचे वाली पावर पॉजिटिव में तो ऊपर आके बन जाएगी नेगेटिव, तो r की पावर -2 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसकी पावर में 1 जोड़ते हैं और जितना आता है उसी से भाग कर देते हैं और लिमिट को चढ़ा देते हैं। -2 में से 1 गया तो माइनस का 1 बचा, -2 में से 1 गया तो माइनस का 1 बचा, तो यहां से कितना आ गया -60। r की पावर -1 का मतलब क्या है, 1/r, और लिमिट 5 से 3। अब वैल्यू पुटिंग करते हैं, यहां पहले फाइनल लिमिट, फिर बीच में माइनस का साइन, और फिर इनिशियल लिमिट। एलसीएम 3 5 15 चौक 60, यहां से अपना आंसर आ गया 8 जूल। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा हुआ क्योंकि यहाँ पर हमने कुछ नई चीज सीखी, डी आर वाली। तो इस तरीके से यहाँ पर अपना नेट वर्जन कितना आ गया, 8 जूल। दैट्स डन। ये क्वेश्चन भी हमसे हो गया और आयोग को इसमें डाउट नहीं आएगा। अगर भैया डी आर वेक्टर लेना है, क्योंकि आर में दिया है ना, डायरेक्शन आर गैप में दी है, तो डी आर लेना पड़ेगा। डी आर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, जो कि हमने यहां से निकाला। और अभी भी नहीं समझ आ रहा है तो वीडियो पीछे जाओ, फिर से देखो, तब भी समझना है तो बंद करके सो जाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन ये रहा, फिर से यही क्वेश्चन। अब आपको दिया है ये, और क्या दिया है, इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट। देखिए तो क्या करेंगे भैया, एफ वेरिएबल है, एफ वेरिएबल है, इसका मतलब नेट वर्जन कैसे निकलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ से। और यहाँ क्या लेंगे, देखो आई कैप, आई कैप का मतलब डायरेक्शन कौन सा, एक्स, जे कैप का मतलब डायरेक्शन कौन सा, वाई। इसका मतलब क्या लेना पड़ेगा, एफ डॉट डी एक्स, और क्या लेना पड़ेगा, एफ डॉट डी वाई।
अगर dx की बात कर रहे हैं तो x डायरेक्शन वाला फोर्स लेंगे, और x डायरेक्शन में फोर्स क्या है 6y। ये मत लेना कि भैया x यहां लिखा है तो इसका मतलब ये लिखेंगे, नहीं। आई कैप जे कैसे समझेंगे, आई कैप लिखा है इसका मतलब x डायरेक्शन फोर्स ये वाला है, इसका मतलब यहां फोर्स लिखेंगे 6y प्लस y डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है 6x। समझिएगा ये वाला क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये डायरेक्शन y है और यहाँ डायरेक्शन कौन सी है x है, इसलिए नहीं लिखा। और यहाँ है x dy। अब वर्क डन नेट, यहां कौन सी लिमिट चलेगी x की लिमिट कितनी है, x का लिमिट है अपना इधर है 1 से 3 और यहां है 2 से 4। ये x अगेन। अभी लिमिट नहीं चढ़ाएंगे, अब इसको सॉल्व करना थोड़ा सा हार्ड है, अभी लिमिट नहीं चढ़ाएंगे। देखिए अगर डिस्प्लेसमेंट x में हो रहा है तो यहां भी x ही होना था, और अगर डिस्प्लेसमेंट इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहां भी y होना चाहिए, लेकिन यहाँ x है यहाँ y है, तो इसका मतलब ये इंटीग्रेट तो करना पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब हमें y की जगह x लिखना पड़ेगा और x की जगह y लिखना पड़ेगा। लेकिन x की जगह y और y की जगह x कैसे लिखेंगे, तो उसे लिखने के लिए या तो क्वेश्चन में आपको कोई इक्वेशन दी होगी क्या कि भैया x बराबर 4y है या y बराबर x बट्टे 4 है, तब आप क्या करोगे y की जगह वैल्यू लिख दोगे। लेकिन क्वेश्चन में भी आपको x का कोई वैल्यू y के टर्म में नहीं दिया है, इसका मतलब वैसे भी सॉल्व नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, तो एक काम कर सकते हैं, कभी भी ऐसा हो सबसे पहले कॉमन लेके देख लीजिए, दोनों में सेम चीज है तो हमने 6 कॉमन ले लिया। अब यहां बचा इंटीग्रेशन ऑफ y dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x dy। तो हमेशा याद रखेंगे क्या, कभी भी ऐसा बन जाए, डायरेक्ट याद कर लो इसको, मैथ के बच्चे होते तो समझाते, मैथ वाले बच्चे समझ जाए होंगे कि भैया इंटीग्रेशन y dx प्लस इंटीग्रेशन x dy मैथ में पढ़ते हैं, ये dxy का इंटीग्रेशन होता है, तो हम इसे याद कर लेंगे डायरेक्ट कि कभी y का dx के रिस्पेक्ट में और x का dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा हो और कांस्टेंट हो, बस सिर्फ ये आना चाहिए, मतलब 6 पूरा बाहर आ जाना चाहिए। अगर यहाँ पर 3 होता यहाँ ये होता तब मैं ये नहीं लगा था। तो इन सब का इंटीग्रेशन क्या आता है एक्स वाई, इंटीग्रेशन ऑफ dxy या कह सकते हो xy। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या आता है अपना xy। यहाँ पे कुछ भी नहीं बच रहा, यही सेम चीज बन रही है, इसका मतलब इस पूरे का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 6xy। तो इंटीग्रेशन क्या आ गया 6xy। लेकिन ये लिमिट चढ़ेगी, अब लिमिट क्या चढ़ेगी इनिशियल से फाइनल, लेकिन यहाँ क्या दिया है xy दिया है, यहाँ क्या मिला है हमें xy मिला है। चूंकि यहाँ हमें xy दिया है तो हम लिमिट कैसे चढ़ाएंगे, लिमिट कौन सी लिखेंगे, ये तो इंटीग्रेशन में कर दिया xy आ गया और यहाँ 6xy आ गया। अब यहाँ लिमिट कैसे चढ़ेगी, फाइनल इनिशियल कहां से लाएंगे। देखिए यहाँ ब्रैकेट में क्या बचा है xy, इसका मतलब लिमिट भी किसकी चढ़ानी पड़ेगी आपको xy की चढ़ानी पड़ेगी। तो लिमिट भी किसको चढ़ानी पड़ेगी, हमें xy की यहाँ पे लिमिट चढ़ानी पड़ेगी। तो xy की इनिशियल लिमिट कैसे आएगी, ये x है ये y है, दोनों को मल्टीप्लाई करके तो xy का इनिशियल लिमिट कितना आ गया 2 और xy का फाइनल लिमिट कितना आ गया 12। तो इसका मतलब यहां लिखेंगे फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट, तो यहां से अपना आंसर आ गया प्लस का 60 जूल। तो दिस इज आवर आंसर। तो इस तरीके से हमने चीजों को यहाँ पे समझ लिया और इस क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस किया। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन वाई डैश का इंटीग्रेशन एक्स डी वाई जब भी दिख जाए तो इसका इंटीग्रेशन आपको एक्स वाई लिखना है। तो यहाँ एक्स वाई बचा, कांस्टेंट वैल्यू बाहर रखी थी, अब लिमिट भी एक्स वाई की चढ़ेगी, जेड नहीं आएगा। तो एक्स को मल्टीप्लाई वाई से करा तो 2 आया, तो इनिशियल 2, एक्स वाई का फाइनल लिखा तो फाइनल आया 12। तो इसका मतलब लिमिट क्या आ रही है इतनी 12 से 2, तो इसका मतलब 6 मल्टीप्लाई में 12 माइनस 2, तो अपना आंसर यहाँ से आ गया 60 जूल प्लस का 60 जूल। अपने यहाँ पे वर्क डन नेट आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ऐसे जो है यहाँ पे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि क्वेश्चन में दिया गया है और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर ये आएगा तो 99% नहीं कर सकते क्योंकि वो यहां फंस जाएंगे। और याद रखना ऐसा बनेगा तभी हम लिखेंगे ऐसा। मम्मी छत पे जा रहा
देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है बराबर 6xy आई कैप न्यूटन ACB ADB AB AEB इन चारों पाथों में आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दिया है। तो देखिए ACB का वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो ये ACB है और क्या दिया है अपने को, ये कहानी दी है। ACB का वर्क ये रहा, फोर्स ये लग रहा, तो इसका इनिशियल पोजीशन पता है और फाइनल पोजीशन पता है। क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन पता है तो हम यहाँ पे ये लगा सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट आई कैप है तो dx, ये कहानी लगा सकते हैं। तो हमें ACB का क्या मिल जाएगा, यहाँ पे वर्क मिल जाएगा। तो कैसे निकालेंगे ACB का वर्क, लेकिन ये XY है और ये dx है। एक काम करते हैं, देखिए ये क्वेश्चन होमवर्क में देते हैं, इसका डिस्कशन कल करेंगे। होमवर्क है ये 4 क्वेश्चन कल होमवर्क है, करके आएंगे। देखिए एक हिंट दे सकते हैं, ये dx है और यहाँ XY आ रहा है, तो डायरेक्ट इंटीग्रेट तो नहीं हो सकता। तो और यहाँ पे x और y में, इन तीनों में x और y में कोई रिलेशन नहीं दिया, सिर्फ इसी में रिलेशन दिया है, इन सब में कोई रिलेशन नहीं दिया है। इसका मतलब यहाँ पर हम ये चीज नहीं लगा सकते, सॉल्व नहीं कर सकते। तब हम क्या करेंगे, रास्तों के जरिए इसको सॉल्व करेंगे। पहले ACB का मतलब क्या है कि A से C जा रहा है, फिर C से B जा रहा है, तो पहले आप AC का वर्क डन निकालिए, फिर CB का वर्क डन निकालिए। तो अगर आप AC का वर्क डन निकालोगे तो इसके केस में आपका क्या क्या जीरो आएगा, x जीरो हो जाएगा, z जीरो हो जाएगा, केवल y रहेगा। यहाँ क्या जीरो हो गया, x जीरो हो गया। क्योंकि यहाँ आपका x जीरो हो गया तो जो फोर्स होगा वो आपका जीरो हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करिए, कल हम इसका डिस्कशन करेंगे। आज हम थोड़ा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं नॉन कंजर्वेटिव और कंजर्वेटिव के बारे में, हल्की सी चीजें हैं। मतलब कंजर्वेटिव का मतलब होता है जिसको वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए पाथ की जरूरत पड़ती है, उसको आप कंजर्वेटिव बोलोगे। और नॉन कंजर्वेटिव वो होता है जिसका वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए पाथ की जरूरत नहीं पड़ती है, या कह सकते हो जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल हो वो कंजर्वेटिव फोर्स, जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल ना हो वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। समझ आ गया। जिसको कैलकुलेट करने के लिए पाथ की जरूरत पड़ती है, जैसे यहाँ कैलकुलेट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ रहा है, पाथ का जरूरत पड़ रहा है। देखिए हाँ ये गड़बड़ हुआ, इसमें पाथ का जरूरत होता है, इसमें पाथ का जरूरत नहीं पड़ता। इसका मतलब कंजर्वेटिव फोर्स वो है जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल होता है और जिसका वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए रास्ते की जरूरत
नहीं पड़ती है। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव वो होता है जिसको कैलकुलेट करने के लिए रास्ते की आवश्यकता पड़ती है और इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होता। यही देख लो, इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तभी तो हमें यहाँ किसकी जरूरत पड़ा, रास्ते का जरूरत पड़ा। तभी तो मैंने बोला आपको ए से सी जाना पड़ेगा, फिर सी से बी जाके आपको रास्ते के जरिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे जो फोर्स होगा वो आपका नॉन कंजर्वेटिव होगा, और कंजर्वेटिव जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल हो, जिसका वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए किसी भी रास्ते की जरूरत ना पड़े। नॉन कंजर्वेटिव इसका पाथ पे वो डिपेंड करे या पाथ की जरूरत पड़े और उसका इंटीग्रेशन पॉसिबल ना हो। कभी भी आपको निकालना पड़े, क्या करना है, सिर्फ इंटीग्रेट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 4y i कैप, क्या इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है? i कैप का मतलब यहाँ पे dx आएगा और यहाँ 4y है, y और x आ गया, यहाँ पे x ही होना चाहिए, मतलब इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये जो फोर्स होगा वो क्या होगा, हमारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा। तो कोई सा भी क्वेश्चन आएगा कौन कंजर्वेटिव है कौन नॉन कंजर्वेटिव है, आप इंटीग्रेट करके सिंपल स्टेप में उसको कर सकते हैं। ये 4 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए, इसी के साथ करीबन 7 से 8 क्वेश्चन जेईई मेंस के पीवाई की होमवर्क में दिए गए हैं, वो होमवर्क करने हैं। इनका डिस्कशन हम कल करेंगे। आज की क्लास इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रेगुलरली क्लियर करके चलना है। तब तक के धन्यवाद, जय हिंद।